दोस्तों गुड इवनिंग। मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल हाई फाई स्टडी में। फ्रेंड्स, आज है 5 अक्टूबर यानी कि 5 अक्टूबर और आज के दिन विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। जहाँ पे 5 सितंबर को भारतीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है, वहीं पे 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, आज का जो स्पेशल डे है वो है विश्व शिक्षक दिवस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उत्सर्जन तंत्र यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसके पहले हम लोगों ने पाचन तंत्र को बहुत अच्छे से पढ़ा था। उम्मीद है आप इसके पहले के वीडियो देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो आप हमारे जो फाउंडेशन बायोलॉजी का प्लेलिस्ट है उसमें जाकर पाचन तंत्र, सेल, ये सब बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया हुआ है, बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करा हुआ है, आप उसे देखिएगा। आज हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है? इसके पहले जब मैंने आपको पाचन तंत्र पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसमें जो भोजन है वो कम्प्लीटली पाचन हो जाता है, कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है। और इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में याद करिए मैंने आपको बताया था एक ऐसी संरचना होती है जिसे बिली कहा जाता है, बिली या बिलाई कहा जाता है। इसी में ब्लड वेसल्स लगे होते हैं जो पचे हुए भोजन के आवश्यक तत्व जो मिनरल्स हैं उनको हमारे संपूर्ण बॉडी में ले जाते हैं। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से पाचन तंत्र में एक्सप्लेन किया हुआ था। ठीक है, अब आप सोचेंगे इस पचे भोजन में क्या होता है, तो देखिए मैंने आपको बताया था कि आपने जो कुछ भी खाया, चाहे जो भी खाया, उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होता है। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, यही चार चीज़ बेसिकली होते हैं। मिनरल्स भी होता है लेकिन 99% यही चार चीज़ होते हैं। ठीक है, वो कैसे? अब ये देखिए कि यही कैसे होता है। तो देखिए मान लीजिए आपने आप खाते क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, वसा खाते हैं, यही सब तो खाते हैं। तो मान लीजिए आपने कार्बोहाइड्रेट खाया, ठीक है, उदाहरण के रूप में आपने मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट खाया, तो वो टूटेगा किस में? C6H12O6 में, इसी में तो टूटेगा। तो ये क्या हो गया? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो मैंने क्या कहा आपसे, आप जो कुछ भी खाएं वो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और मिनरल्स, यही 99% होता है। ठीक है, जब आप प्रोटीन खाते हैं तो प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। अमीनो एसिड, अब आप सोचेंगे ये अमीनो एसिड क्या है? तो देखिए अमाइन ग्रुप होता है। अमीनो एसिड जो होता है वो एक अमाइन ग्रुप होता है। मैं आपको एक उदाहरण देके समझाती हूँ कि क्या होता है। आप ध्यान से पहले मेरी बात सुनिएगा, उसके बाद फिर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम जो यहाँ पे लिखा हुआ है एक बार आप देख लीजिए। मैं बहुत अच्छा लेकर आई हूँ कंटेंट आपके लिए। जो यहाँ पे फैक्ट्स लिखे हुए हैं वो बहुत ईजी है, इसको मैं पढ़ के आपको 2 मिनट में पढ़ के सुना सकती हूँ, लेकिन इसको समझना बहुत आवश्यक है कि ये एक्सक्रीटरी सिस्टम है क्या। तो देखिए जो हमने अमीनो एसिड खाया, ठीक है, जो भी अमीनो एसिड खाया ये अमाइन ग्रुप होते हैं, अमाइन ग्रुप होता है। अब इसको कैसे समझेंगे? देखिए नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन ये अल्टरनेट बॉडी में पहुंचता कैसे है? मैंने कहा भोजन में जो आपने प्रोटीन लिया था उससे पहुंचा। अभी एक बहुत ज़बरदस्त आपको बता दें, एक बहुत ज़बरदस्त बात आपको बताने जा रहे हैं। हमारा जो शरीर है ना वो जिस चीज़ का भी इनटेक करता है, यानी जो कुछ भी खाता है, जो कुछ वो खाद्य पदार्थ लेता है, चाहे वो पानी हो, चाहे वो खाद्य पदार्थ हो, जो कुछ भी इनटेक करे, लेकिन उससे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास प्रभावित नहीं होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास प्रभावित नहीं होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है ये आप अभी पूरे वीडियो को अच्छे से सुनेंगे तो आपको एक एक बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, हमारी बॉडी जो कुछ भी खाता है, जो कुछ भी इनटेक करता है, चाहे वो पानी हो चाहे खाद्य पदार्थ हो, उससे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो होता है वो प्रभावित नहीं होता है। शायद किसी को समझ में ना आया हो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है या मैं कहना क्या चाह रही हूँ, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आप लास्ट तक पहुँचते पहुँचते इसे बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, देखिए मैं कह रही हूँ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अंतर्गत मैंने जो कुछ भी इनटेक किया, चाहे वो पानी हो, चाहे वो मिनरल्स हो, चाहे वो फूड हो, वो सब कुछ जो है वो चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर कोई मुझसे ये पूछे कि आपने जो भी कार्बन इनटेक किया है उससे प्रकृति में जो कार्बन की मात्रा है वो कम हो गई क्या? मैंने जैसे कार्बोहाइड्रेट खाया उसमें प्रकृति में जो उपस्थित कार्बन की मात्रा है वो कम हो गई क्या? तो मैंने कहा नहीं भाई, मैंने जो कुछ भी कार्बन खाया उससे प्रकृति में कोई भी बदलाव नहीं आया है। अब आपको लगेगा कि अगर मैंने कार्बन यूज किया है वो प्रकृति के अंदर ही है, तो आप कहेंगे कैसे? फिर मैंने कहा आप कहेंगे कैसे, वो हमारे अंदर ही कैसे है? ये जो मैंने इनटेक किया है, मैं ये कह रही हूँ कि वो प्रकृति से कम नहीं हुआ है। ठीक है, इसको 2 भाषा में पूछा जा सकता है। ये तो आप ऐसे पूछिए कि क्या हमारे आसपास कार्बन की उपस्थिति कम हुई है? मैंने जो कार्बन इनटेक किया, क्या हमारे आसपास कार्बन की उपस्थिति कम हुई है? फिर मैंने कहा हाँ,
कार्बन की उपस्थिति हमारे आसपास कम हुई है। जी, कार्बन की उपस्थिति कम हुई है। फिर आपने कहा कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन है जो है, इसमें आपने गलत प्रूफ कर दिया। आपने कहा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन प्रभावित नहीं होता है। फिर जो आपने अभी कह रही हैं कि आपने जो कार्बन इंटेक किया उससे हमारे आसपास कार्बन की जो उपस्थिति है वो कम हुई है। तो देखिए, मैं ये कहना चाह रही हूँ, मैंने जो कुछ भी भोजन के माध्यम से खाया है उससे लॉ ऑफ कंजर्वेशन प्रभावित नहीं होता। तो कैसे? देखिए, समझिएगा, जब किसी की भी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है, मैंने जो कुछ भी कार्बोहाइड्रेट का यूज किया है, जो कुछ भी खाया है, ठीक है, वो अंत समय जब आएगा, जब इंसान की मृत्यु हो जाती है, जब डेथ हो जाती है, उसे जला दिया जाता है, वह उसे मिट्टी में मिला दिया जाता है, तो जो होता है, तो उससे जो जितने भी कंपोनेंट हमारी बॉडी में होते हैं, चाहे वो कार्बन हो, चाहे वो हाइड्रोजन हो, चाहे वो नाइट्रोजन हो, चाहे ऑक्सीजन, जो कुछ भी है वो प्रकृति में ही विलीन हो जाते हैं। ठीक है, मैंने जो कार्बन इंटेक किया, जब हमारा लास्ट समय आता है वो प्रकृति में ही विलीन हो जाता है। इसलिए आप कह सकते हैं कि मैंने जो प्रकृति से कार्बन इंटेक किया है उससे प्रकृति में कार्बन की मात्रा कम नहीं हुई है, लेकिन उस समय प्रेजेंट टाइम हमारे आसपास उपस्थित कार्बन की मात्रा कम हो गई है। ठीक है, जब हमारा जो मतलब लास्ट टाइम आता है उसमें अल्टीमेटली क्या होता है कि बॉडी में जो कुछ भी है वो क्या होता है, प्रकृति में मिल जाता है। ठीक है, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वो सब अपने मूर्त रूप में वापस चले जाते हैं। यानी हम जिस चीज़ से मिलकर बने हैं वो वापस वैसे ही प्रकृति में पहुंच जाती है। इतनी सी बात अगर सबको समझ में आई हो तो एक बार वीडियो को लाइक करिएगा। मैं क्या कहना चाह रही हूँ, अब आपको समझ में आया लॉ ऑफ कंजर्वेशन प्रभावित कैसे नहीं होता। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास प्रभावित कैसे नहीं होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तब प्रभावित होता है जब मैंने प्रकृति से कोई चीज़ ली है और फिर उसे प्रकृति को वापस नहीं किया, तब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास प्रभावित होता है। लेकिन जब मैंने प्रकृति से कार्बन लिया, ऑक्सीजन लिया, नाइट्रोजन लिया, वो हमारे डेथ के टाइम, मृत्यु के टाइम, जब हमें जलाया जाता है, जब हमें दफनाया जाता है, मैं उसी रूप में प्रकृति को वापस कर देते हैं कोई भी। ठीक है, तो इससे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर मेरा जो कंसर्ट है वो क्या है, आपने जो भी भोजन के रूप में लिया, प्रोटीन के रूप में लिया, वो लौटेगा कैसे। अब आप ये समझिए, आप कहेंगे कि जब अंत समय आएगा लौटा दिया जाएगा। मैंने कहा नहीं भाई, आप ऑक्सीजन के बाद जो सबसे ज़्यादा इंटेक करते हैं ना वो प्रोटीन है। ठीक है, आप ऑक्सीजन के बाद जो सबसे ज़्यादा इंटेक करते हैं वो प्रोटीन है। अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपने जो भी प्रकृति से लिया वो लौटाएंगे कैसे, अब आपने यहाँ पे समझ लिया कि मैंने कहा जब अंत समय आता है तो सब लौटा दिया जाता है, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछ रही हूँ, उम्मीद है आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसके जवाब जो है टाइप करके ज़रूर भेजेंगे। ठीक है, आप अगर आपको नहीं आएगा तो आप कोशिश करिएगा, अगर नहीं आएगा तब भी आप कोशिश करिएगा। ठीक है, मैं सवाल पूछ रही हूँ। मेरा पहला सवाल है, क्या हम जब सांस लेते हैं तो उसके माध्यम से हमारे शरीर में नाइट्रोजन जाता है, हाँ या ना। जब हम सांस लेते हैं तो क्या उसके माध्यम से हमारे शरीर में नाइट्रोजन जाता है या नहीं। ठीक, पहला सवाल। दूसरा सवाल है क्यों हमारे शरीर में अगर वो नाइट्रोजन जाता है तो क्यों जाता है। ठीक है, तीसरा सवाल है, क्या वो नाइट्रोजन जो हमने लिया है एटमॉस्फेयर से वो लंग्स तक पहुंचता है या नहीं। ये सबको पता है कि वो नाइट्रोजन जो है वो लंग्स तक पहुंचता है। ठीक है, ये सबको पता है, लेकिन मैं यहाँ पे ये पूछना चाह रही हूँ, जो नाइट्रोजन हमने एटमॉस्फेयर से लिया है, ठीक है, जो नाइट्रोजन हमने एटमॉस्फेयर से लिया है, क्या वो एल्वेओलाई के माध्यम से ब्लड में जाता है, यस या नो। आपको बताना है कि हमने जो नाइट्रोजन लिया है वो ब्लड के माध्यम से एल्वेओलाई में जाता है कि नहीं। एल्वेओलाई के माध्यम से, जो हमने अभी आपको दिखाया था, एल्वेओलाई के माध्यम से ब्लड में नाइट्रोजन जाता है कि नहीं। ठीक है, अब देखिए इसका सही जवाब मैं आपको बताती हूँ। पहला सवाल था, क्या जब हम सांस लेते हैं तो उसके माध्यम से नाइट्रोजन जाता है, तो हाँ जाता है। हमारे प्रकृति में जितनी भी गैसें हैं उसमें जब हम ऑक्सीजन इंटेक करते हैं तो उसमें नाइट्रोजन जाता है। दूसरा हमने पूछा क्यों तो जो नाइट्रोजन हमने एटमॉस्फेयर से लिया है, जब हम नाइट्रोजन जो होता है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, इसलिए वो हम सांस के माध्यम से हमारे शरीर में चला जाता है। ठीक है, अब हम कहते हैं क्या वो एल्वेओलाई के माध्यम से ब्लड में जाता है, तो इसका सही जवाब है नहीं। जो नाइट्रोजन हमने लिया वो एल्वेओलाई के माध्यम से ब्लड में नहीं जाता। ध्यान से आप सुनिएगा, मैं आपको समझाने की क्या कोशिश कर रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। जो नाइट्रोजन हमने लिया वो एल्वेओलाई के माध्यम से ब्लड में नहीं जाता है। ठीक है, अब वो नाइट्रोजन क्या होता है, तो देखिए पता है, हम जो भी वायुमंडल से ले रहे हैं उसमें से केवल दो चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन करता है। हमारा जो ब्लड होता है उसमें से केवल दो चीज़ों का ही ट्रांसपोर्टेशन करता है। जो भी चीज़ें हमने वायुमंडल से लिया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो भी चीज़ें लिया, उसमें से जो हमारा ब्लड होता है वो केवल दो चीज़ों का ही ट्रांसपोर्टेशन करता है। किसका? एक करता है ऑक्सीजन का, O2 का,
एक ऑक्सीजन, और वो भी ऑक्सीजन का नहीं, ऑक्सीजन में उपस्थित हीमोग्लोबिन का करता है, ऑक्सीजन में उपस्थित हीमोग्लोबिन का करता है, और इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड का करता है। किसका करता है? कार्बन डाइऑक्साइड का करता है। हमारा ब्लड दो ही चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन करता है, एक ऑक्सीजन में उपस्थित हीमोग्लोबिन का करता है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड का भी करता है। हालांकि ये सब मात्रा में CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड का भी कॉम्बिनेशन करता है, लेकिन नाइट्रोजन का कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं करता। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो नाइट्रोजन है इसका हीमोग्लोबिन कोई भी कॉम्बिनेशन ब्लड के साथ नहीं करता है। कहने का मतलब है नाइट्रोजन अपने लिए वो इंसिस्ट बाहर निकल जाता है, जैसे भी हमने लिया है वो बाहर निकल जाता है। इतनी बात समझ में आई, हाँ या नहीं? हमने जो भी वायुमंडल से लिया उसमें से केवल ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड, दो ही चीज़ ब्लड के माध्यम से हमारे शरीर में कॉम्बिनेशन होता है, दो ही चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का सम मात्रा में होता है, लेकिन यहाँ पे बात अगर की जाए नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन का बिल्कुल भी ट्रांसपोर्टेशन हमारे शरीर में नहीं होता है, ये एज इट इज़ हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है नाइट्रोजन। कहने का मतलब ये है जब हम सांस छोड़ रहे हैं, ठीक है, इसमें नाइट्रोजन वापस नहीं आ रही है। सांस लेते टाइम, सांस इनहेल करते टाइम तो नाइट्रोजन जा रहा है, अलग अलग प्रकार की गैसें हमारे शरीर में जा रहा है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.03% में जा रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से निकलता है। हम जब कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तो 0.03% होता है, लेकिन जब हम निकालते हैं तो लगभग 2% होता है। ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है, मुझे कंफर्म याद नहीं आ रहा है, लेकिन लगभग 2% होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारे शरीर से निकलता है। ठीक है, समझ में आया? क्योंकि जो ब्लड है ना, ये जो ब्लड है, ये ब्लड कोशिकाओं के पास जो होती है, ये इनके पास जो होती है वो कोशिका, एक मिनट, अब आप देखिए, अब आप सोचेंगे कि ये कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा कैसे? हमने तो 0.03 में लिया, तो ये बढ़ा कैसे? तो आपको बता दें, जो हमारा ब्लड है, जो हमारा रक्त है, ये कोशिकीय शोषण करता है, कोशिकीय शोषण, ठीक है, कोशिकीय शोषण करता है। इसी कोशिकीय शोषण में जब कोशिकीय शोषण होता है तो इसमें, एक मिनट, इसमें जो होता है, क्या होता है, C6H12O2 प्लस C6H12O2 प्लस O2, एक मिनट, C6H12, एक मिनट मैं इसको रेज कर देती हूँ, C6H12, एक मिनट पूरा मिटा देती हूँ। जब हम, जो हमारा वायवीय, जो हमारा कोशिकीय शोषण है, उसमें C6H12O6 प्लस O2, और जो इससे निकलता है वो है CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी के रूप में ये हमारे शरीर से निकलता है। ठीक है, जो हमारा कोशिकीय शोषण होता है, इसमें C6H12O6 प्लस O2, ये जो निकलता है इसमें CO2 प्लस H2O प्लस O और प्लस एनर्जी के रूप में ये बदल देता है। तो देखिए, जो कोशिकीय शोषण है, कोशिकीय शोषण सेल से कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है, वो ट्रांसपोर्टेशन होते हुए, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकला, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये ट्रांसपोर्टेशन होते हुए, ब्लड के माध्यम से ट्रांसपोर्ट होते हुए ब्लड में उपस्थित जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ मिलकर ये फेफड़ों तक पहुंचता है। ठीक है, जब कोशिकीय शोषण होता है तो उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ये ट्रांसपोर्ट होते हुए ब्लड के साथ मिल जाता है, ब्लड में उपस्थित हीमोग्लोबिन में मिल जाता है, और हीमोग्लोबिन के माध्यम से ये फेफड़े तक पहुंचता है। अब फेफड़े इसको बढ़ा करके, अब जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक किया और जो कोशिकीय शोषण से कार्बन डाइऑक्साइड निकला, इसको बढ़ा करके वापस शोषण के माध्यम से छोड़ देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। इतना समझ में आया? कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से कैसे निकला, कैसे इसकी मात्रा बढ़ी? तो ये जो कोशिकीय शोषण है, इसमें उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर की, हमारी कोशिकाओं में मिल जाते हैं, हमारे ब्लड में मिल जाते हैं हीमोग्लोबिन के माध्यम से, और ये फेफड़े में आ जाते हैं, और फेफड़े इन्हें शोषण के रूप में बाहर निकाल देते हैं। समझ में आया? अब आप कहेंगे, हमने केवल भोजन में कार्बन डाइऑक्साइड ही थोड़ी ना खाया था, केवल कार्बोहाइड्रेट ही थोड़ी ना खाया था, हमने तो प्रोटीन भी खाया था, दूध भी पिया था, दालें भी खाई थी। तो देखिए, जो प्रोटीन है, प्रोटीन के जो बॉन्ड टूटेंगे, मैंने कहा बिल्कुल। अब आप सोचेंगे कि प्रोटीन का बॉन्ड नहीं टूटेगा क्या? मैंने कहा बिल्कुल टूटेगा, ये प्रोटीन का बॉन्ड भी टूटेगा, और इससे भी एनर्जी निकलेगी। हाँ, इससे भी एनर्जी निकलेगी। सर, सिंपल सी भाषा में अगर आपको कहा जाए कि प्रोटीन टूटेगा तो क्या क्या बनकर आएगा, ठीक है, जो प्रोटीन टूटेगा तो क्या बनकर आएगा, मैंने कहा ये बनकर आएगा, एक मिनट, NH2 CH2 और COOH। जब प्रोटीन टूटेगा तो ये बनकर आएगा NH2 CH2 COOH। ये क्या बनकर आ गया? अब आप सोचेंगे ये क्या बनकर आया? तो मैंने कहा, ये प्रोटीन को एकदम मूलभूत रूप में अगर तोड़ दिया जाए तो ये अमोनिया बनकर आएगा, NH3। अगर इसका बेसिक एकदम मूलभूत कर तोड़ दिया, एकदम इससे ज़्यादा आप टूटने का कोई चांस ही नहीं है, तो ये NH3 बनकर आएगा। ठीक है, क्या बनकर आएगा? NH3 बनकर आएगा।
ठीक है, अगर इसका बेसिक रूप तोड़ दिया जाए। और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, ये बनकर आएगा प्रोटीन जब टूटेगा। क्या बनकर आएगा? NH3 बनकर आएगा, प्लस इसके साथ साथ इसमें क्या क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ये हवा के माध्यम से निकल गया, सांस के माध्यम से बाहर निकल गया, और ये जल हमारे शरीर में घुलनशील है, ये घुल जाता है। ठीक है, अब देखिए आपको समझाना, मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि फेफड़ों के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर निकल गया, लेकिन जो अमोनिया रह गया, जो NH3, जो प्रोटीन का बेसिक कर टूट के आया NH3, इसे अमोनिया कहा जाता है। ये जो अमोनिया रह गया ये शरीर से कैसे निकलेगा? अब देखिए यहाँ से आपका स्टार्ट होता है उत्सर्जन तंत्र। अगर इसके पहले आपको कुछ भी समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा, और लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अब यहाँ से आपको समझना है, अब यहाँ से आपका उत्सर्जन तंत्र जो है वो काम करना शुरू करेगा इसी अमोनिया को निकालने के लिए। हालांकि मैं आपको बता दूं कि उत्सर्जन तंत्र जो हमारा होता है, इसमें जो होते हैं ये हमारे फेफड़े भी भाग लेते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, उत्सर्जन अंग जो होते हैं इसमें ब्रिक यानी कि किडनी और यूट्रस, यूट्रनी ब्लैडर और यूथ्रा, ये चारों भाग लेते हैं। अभी किडनी के माध्यम से आपने देखा कार्बन डाइऑक्साइड निकला, फेफड़ों के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया। अब हम देखेंगे कि हमारा जो अमोनिया है ये शरीर से बाहर कैसे निकलता है। पहले हम इसको समझ लेंगे, फिर ये सब हम अभी पढ़ लेंगे, अभी अच्छे से समझेंगे। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अब हम देखते हैं, अभी तक हमने देखा कि हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कैसे निकला। प्रोटीन टूटा किस में था? तो अमोनिया में टूटा, कार्बन डाइऑक्साइड में टूटा और जल में टूटा। अब हम देखेंगे कि ये अमोनिया कैसे निकलेगा। ठीक है, अब आप मेरे से ज़्यादा पढ़े होंगे या आपने कहीं पहले से पढ़ा होगा, तो आपने पढ़ा होगा कि प्रोटीन टूटने से केवल अमोनिया ही नहीं बनता है। प्रोटीन टूटने से केवल अमोनिया ही नहीं बनता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बन गया तो क्या होगा। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर प्रोटीन टूटा तो उससे क्या क्या बनेगा और कैसे कैसे निकलेगा। आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, एक होता है अमोनिया, एक होता है यूरिया और एक होता है यूरिक एसिड। ये तीन चीज़ें होती हैं। प्रोटीन टूटने से तीन चीज़ें बनती है, एक बनता है अमोनिया, एक बनता है यूरिया, एक बनता है यूरिक एसिड। ठीक है, क्या क्या बनता है? अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। तीन यही नाइट्रोजनस पदार्थ होते हैं जो कंसेप्शन, मतलब जो हम कंजप्शन किए हैं, जो हमने प्रोटीन खाया है उसमें बस यही तीन चीज़ बनते हैं, यूरिया, अमोनिया और यूरिक एसिड। ठीक है, या तो अमोनिया बनेगा, या तो यूरिया बनेगा, या तो यूरिक एसिड बनेगा। इसके अलावा नाइट्रोजन किसी भी अन्य कंपाउंड में कन्वर्ट नहीं होता है। ये आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। नाइट्रोजन जो प्रोटीन टूटा वो या तो यूरिया बनेगा, या तो अमोनिया बनेगा, या तो यूरिक एसिड बनेगा। इसके अलावा किसी भी चीज़ में ये नहीं टूटेगा। अब आप कहेंगे मैम आपको पता ही नहीं होगा। मैंने कहा भाई मुझे सब पता है, या तो NO2 बनेगा, या तो NO3 बनेगा, या तो N2O5 भी बनता है, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो इन सब में नहीं टूटेगा। NO2, NO3, N2O5 इन सब में नहीं टूटेगा। केवल इन्हीं तीन चीज़ों में ही जो हमारा प्रोटीन है, जो हमने प्रोटीन खाया हुआ है, जो प्रोटीन का हमने कंजप्शन किया हुआ है, वो केवल अमोनिया, यूरिक एसिड और यूरिया, तीन ही चीज़ों में टूटता है। ठीक है, अब देखिए ये बाहर कैसे निकलेगा। अब इसको शरीर से बाहर निकालने की क्रिया ही उत्सर्जन कहलाती है, और इसी को निकालने में उत्सर्जन तंत्र भाग लेता है। ठीक है, अब मैं आपको जो समझाने जा रही हूँ उसे समझिएगा। ठीक है, इसी के लिए क्या होता है, उत्सर्जन तंत्र इसमें भाग लेता है। ठीक है, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, इनको बाहर निकालने के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम को पढ़ना है। अब यहीं से हम एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे। कुछ समझ में आया? अगर समझ में आ रहा हो तो लाइक करते चलिएगा। ठीक है, अब समझिए, अमोनिया को निकालने वाले जो जीव जंतु होते हैं वो अम्यूनोटैलिक कहलाते हैं। देखिए तीन तरह के, ये जो तीन कंपाउंड टूटा ये एक ही जीव जंतु में नहीं पाया जाएगा, ये अलग अलग जीव जंतु में पाया जाता है। अमोनिया अलग जीव जंतु से निकलेगा, यूरिया अलग जीव जंतु से निकलेगा, और यूरिक एसिड अलग। आप सोचें कि जैसे ह्यूमन में ही तीनों बन रहा है, नहीं, ह्यूमन में तीनों नहीं बन रहा, ये तीनों अलग अलग जीव जंतु में बनते हैं। ये टूटते तो तीन ही फॉर्म में, या तो ये अमोनिया में टूटेंगे, या तो अमोनिया में, या फिर यूरिया में, या फिर यूरिक एसिड में। तीनों में से किसी एक में ही टूटेंगे। अगर ये अमोनिया में टूटे, ठीक है, जिस जीव जंतु में ये अमोनिया में टूटते हैं प्रोटीन, वो अम्यूनोटैलिक कहलाते हैं। वो जीव क्या कहलाते हैं? अम्यूनोटैलिक कहलाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये प्रश्न पूछा जाता है, जिस जीव में प्रोटीन अमोनिया के रूप में टूटते हैं वो अम्यूनोटैलिक कहलाते हैं, जिसमें यूरिया के रूप में टूटते हैं वो यूरोटैलिक कहलाते हैं, और जिसमें यूरिक एसिड के रूप में टूटते हैं वो यूरिकोटैलिक कहलाते हैं। अभी मैं आपको अम्यूनोटैलिक, यूरोटैलिक और यूरिकोटैलिक अच्छे से समझाऊंगी। पहले आप यहाँ पे बस बेसिक इतना समझ लीजिए कि जिसमें अमोनिया के रूप में टूटते हैं वो अमोनियोटैलिक कहलाते हैं, जिसमें यूरिया के रूप में टूटते हैं वो यूरियोटैलिक कहलाते हैं, और जिसमें यूरिक एसिड के रूप में टूटते हैं वो यूरिकोटैलिक कहलाते हैं। अब देखिए मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से इसे बहुत अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है,
अमीनोटैलिक, यूरोटैलिक और यूरिकोटैलिक क्या होता है। तो अब ये समझिए, अमीनोटैलिक, यूरिकोटैलिक और यूरोटैलिक ये क्या होता है, बारी बारी मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। आप समझिए। होता है मानो जो होता है ये अमोनिया, ये जो होता है ये यूरियोटैलिक होता है। मानो जो होता है ये यूरियोटैलिक होता है। क्यों? यानी कि हम यूरिया मूत्र के माध्यम से बाहर निकालते हैं, यूरिन के माध्यम से हम यूरिया बाहर निकालते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि यूरिया ही क्यों निकालते हैं, हम यूरिक एसिड क्यों नहीं निकालते, हम अमोनिया क्यों नहीं निकालते। तो देखिए, मैंने कहा भाई बात ऐसी है कि अमोनिया को अपने बॉडी से निकालने के लिए अत्यधिक पानी की आवश्यकता होती है। जो अमोनिया होता है इसको अपनी बॉडी से निकालने के लिए अत्यधिक पानी की आवश्यकता होती है। अब इसको मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाती हूँ। आपने अगर कभी सार्वजनिक शौचालय यूज किया हो, अगर आप वहाँ गए हो तो आपने देखा होगा वहाँ पे इतनी बदबू होती है और आपके आँखों में कुछ जलन सी होती है, जलन होता है ना, आपने फील किया होगा। ये सबकी लाइफ में एक बार ना एक बार ये घटना घटित हुई होगी कि वहाँ पे आपकी आंखों में जलन सा फील हुआ होगा और ऐसी बदबू होती है जिससे आप मतलब जो है वो बर्दाश्त भी नहीं कर पाते हैं। वो क्या होता है, वो अमोनिया होता है, ठीक है। तो आप कहेंगे कि क्या हमने अमोनिया निकाला? नहीं, तो हमने यूरिन के माध्यम से अमोनिया नहीं निकाला तो यूरिया ही है, लेकिन वो अमोनिया में चेंज हो गया है, ठीक है। अब इसको जब इसकी सफाई की जाती है, अगर आप सोचेंगे कि अगर हम एक मग्गा पानी डाल दें, एक मग पानी डाल दें तो ये बह जाएगा, ये साफ़ हो जाएगा, बदबू खत्म हो जाएगी, आंखों में लगना बंद हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। इसकी सफाई करने के लिए इसमें अत्यधिक पानी की आवश्यकता होती है। तो मैं आपको बस इतना ही कहनी चाह रही हूँ कि वो हमारे शरीर से अमोनिया क्यों नहीं निकलता है, क्योंकि हम अत्यधिक पानी का यूज़ नहीं करते, हम नॉर्मल पानी का यूज करते हैं। इसलिए अमोनिया को निकालने के लिए हमेशा अत्यधिक पानी की यूज होता है। जिन जीव जंतुओं के शरीर से अमोनिया निकलता है वो जीव जंतु होते हैं जो जल में रहते हैं, जो जलीय जीव होते हैं, उनसे अमोनिया निकलता है। हमसे क्या निकलता है? हमसे यूरिया निकलता है, क्योंकि हम थोड़े मात्रा में पानी का इंटेक करते हैं। वे जीव जंतु जो पानी पीते हैं और पानी ही निकालते हैं, पानी में ही रहते हैं, उनमें पानी ज़्यादा होती है, वो क्या निकालते हैं? वो अमोनिया निकालते हैं। उनको क्या कहा जाता है? उनको अमीनोटैलिक कहा जाता है। जो यूरिया निकाले यानी कि ह्यूमन, वो क्या कहलाए? यूरियोटैलिक कहलाए। अब आपको समझ में आया यूरियोटैलिक क्या है? यूरियोटैलिक ह्यूमन। अमीनोटैलिक क्या है? वे जीव जंतु, वे जलीय जीव जंतु या उभयचर जीव जंतु जो अमोनिया निकाल रहे हैं अपने शरीर से, वो अमीनोटैलिक कहलाए। अब इसको याद रखना आसान हो गया कि नहीं? अमीनोटैलिक क्या हो गया? अत्यधिक पानी पीने वाले जीव जंतु यानी जलीय जीव अत्यधिक जो पानी पीते हैं वो अमोनिया अपने शरीर से निकालते हैं और वो क्या कहलाते हैं? अमीनोटैलिक। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप शेयर करते चलिएगा, ठीक है। जो जीव जंतु जो पानी अत्यधिक पीते हैं वो अमीनोटैलिक कहलाता है। अब बढ़ते हैं हम यूरिया के पास चलते हैं। अब क्या बचा हमारा? यूरिया बचा। अब देखिए, यूरिया मैंने आपको कहा कम पानी की आवश्यकता होती है, यूरिया को कम पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है। अभी हमने अमीनोटैलिक पढ़ा। अमीनोटैलिक क्या है? अमीनोटैलिक में जो जीव जंतु अत्यधिक पानी का कंजर्वेशन करते हैं, जो अत्यधिक पानी का यूज करते हैं वो अमीनोटैलिक कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि अमोनिया को अपने शरीर से निकालने के लिए पानी की अधिक आवश्यकता होती है। अब हम बढ़ते हैं यूरिया के पास। यूरिया को निकालने के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है। अब आप इसको समझिए, हम किसान परिवार से हैं, हर कोई किसान परिवार से है, हर किसी ने अपने घर में कभी ना कभी खाद देखा होगा। खाद के रूप में आपने यूरिया को देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आप बस इतना समझ लीजिए, यूरिया जो होता है ये गोल गोल संरचना, दाने जैसी संरचना होती है और ये बिल्कुल वाइट होता है। यूरिया जो होता है ये गोल गोल दाने जैसी संरचना होती है और ये बिल्कुल कैसा होता है? वाइट होता है, ठीक है। ये हमारे खेतों में डाला जाता है। आजकल तो इसको दूध में भी डाल दिया जा रहा है, दूध में, क्योंकि इसका रंग इतना सफ़ेद होता है कि दूध में ये जनाई नहीं देता है, ठीक है। ये सब तो अलग की बात है। अब हम देखते हैं यूरिया के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये हमारे खेतों में डाला जाता है। जब आप के खेतों में कभी भी यूरिया डाला जाता है तो जो आपके घर पे खेती करते होंगे, अपने पापा, अपने चाचा, अपने भाई, किसी से भी आप या आप खुद जानते होंगे कि जब यूरिया डाला जाता है खेतों में तो इसको खेतों में मिलाने के लिए, अब ये दाने के रूप में संरचना होती है, अब ये डायरेक्ट पौधे की जड़ तक कैसे पहुँचेगा? तो हल्का सा पानी इसमें डाला जाता है, हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं, इतना पानी डाला जाता है जिससे ये दाना जो है ये डिज़ोल्व हो जाए और पौधे की जड़ तक पहुँच जाए। इसलिए इसको जो यूरिया होता है इसको कम पानी की आवश्यकता होती है। समझ में आया? जब ये खेतों में डाला जाएगा, अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें पानी डाल देंगे, एकदम पानी का फ्लो कर देंगे तो खेतों से बह जाएगी। इसको कम पानी की आवश्यकता होती है जिससे ये केवल इतना हो जाए कि ये जो दाने नुमा संरचना है ये डिज़ोल्व हो जाए, घुल जाए और जड़ तक पहुंच जाए, ठीक है। तो इसको कम पानी की आवश्यकता है। और आपको पता है कि ह्यूमन जो होता है ये दिन भर में केवल 5 से 6 लीटर पानी ही इंटेक करता है,
5 से 6 लीटर खाना पीना लेकर और फल फ्रूट लेकर अगर सब कुछ ले लें तो 7 से 8 लीटर, बस इतना ही पानी ह्यूमन के द्वारा इनटेक किया जाता है, ठीक है। और ह्यूमन में ही जो होता है यूरिन के माध्यम से यूरिया को निकाल दिया जाता है। अब समझ में आपको। और ह्यूमन जो होते हैं ये क्या कहलाते हैं, ये यूरियोटैलिक कहलाते हैं। जब यूरिन के माध्यम से यूरिया को निकाला जाए तो यूरोटैलिक, अमीनोटैलिक और यूरोटैलिक आपको समझ में आया। अब हमारा क्या बचता है, यूरिकोटैलिक। अब हम उसको समझेंगे कि ये यूरिकोटैलिक क्या है। उम्मीद है आपको अभी तक अमीनोटैलिक और यूरोटैलिक समझ में आ गया होगा। ज़रूरत भर का यूरिया जो है वो शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं ये यूरिकोटैलिक क्या होता है। यूरिकोटैलिक क्या होता है, अब ये समझिए। यूरिकोटैलिक, आप देखिए आपका क्या, आपके शरीर से हमने बताया नाइट्रोजन जब टूटता है तो वो अमोनिया में टूटेगा, यूरिक एसिड में टूटेगा और यूरिया में टूटेगा। अभी तक आपने अमोनिया और यूरिया 2 चीज़ शरीर से बाहर कर चुके हैं। अगर अमोनिया को निकाला तो आपका क्या कहलाया, अमोनिया को निकाला अमीनोटैलिक कहलाया, यूरिया को निकाला यूरोटैलिक कहलाया। अब आपका बचता है यूरिक एसिड। अब कुछ ऐसे जीव जंतु भी होंगे जिसमें यूरिक एसिड निकाला जाता है। तो हाँ, जिस तरह से जलीय जीव में अमोनिया निकाला गया, ह्यूमन में यूरिया निकाला गया, उसी तरह कुछ ऐसे जीव जंतु भी होते हैं जिसमें यूरिक एसिड निकाला जाता है। क्योंकि जब प्रोटीन टूटता है तो बस 3 चीज़ों में ही टूटता है। अब बचता क्या है हमारा, यूरिक एसिड। तो देखिए वे जीव जंतु जिनको पानी बिल्कुल भी नहीं मिल पाता या उनके पास पानी बहुत कम से कम मात्रा में उपस्थित होता है या उनको पानी की आवश्यकता ही बहुत कम होती है, उनके पास यूरिक एसिड होता है। आप सोचेंगे आप ऐसे कौन से जीव जंतु हैं, तो पक्षी जो होते हैं वो आकाश में उड़ते रहते हैं, उनकी अपनी बॉडी खोखली होती है, उनमें तो मांस भी नहीं पाया जाता है, तो वो पानी कहाँ से कंजर्व करेंगे, पानी को कहाँ से स्टोर करेंगे। तो उनके पास पानी जो होता है वो बहुत कम होता है। वो दिन भर में मुश्किल से 7 से 8 बूंदे पानी पीते हैं कुल मिलाकर, ठीक है। तो वो उनके शरीर में पानी कहाँ से आया, लेकिन प्रोटीन तो उन्होंने भी खाया, कहीं भी जाकर उन्होंने दाना चुग लिया, कुछ भी खा लिया, तो प्रोटीन तो उनके शरीर में भी गया। अब वो जो बीट करते हैं वो बीट के माध्यम से यूरिक एसिड बाहर निकालते हैं। समझ में आया, पक्षी जो होते हैं वो बीट के माध्यम से यूरिक एसिड बाहर निकालते हैं, ठीक है। एकदम कंसंट्रेट यूरिक एसिड, एकदम संकेंद्रित यूरिक एसिड वो बाहर निकालते हैं बीट के माध्यम से, ठीक है। पानी से लेकर आसमान तक का सफ़र मैंने आपको करा दिया है। अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप प्लीज़ चैनल को शेयर करते रहिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। अब यही जो बीट के माध्यम से इन्होंने किया, अब ऐसे जीव जंतु जो पक्षी हैं ये क्या कहलाए, ये यूरिकोटैलिक कहलाए। अब देखिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है आपको समझ में आ गया। एक बार मैं फिर से आपको समझाती हूँ। जिन्होंने अमोनिया को निकाला, अमोनिया को निकालने के लिए जल की आवश्यकता होती है। जो जलीय जीव जंतु होते हैं वो अमोनिया को निकालते हैं, वो अमीनोटैलिक कहलाते हैं। समझ में आया। यूरिया को निकालने के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है और यूरिया को ह्यूमन निकालते हैं तो वो यूरियोटैलिक कहलाते हैं। पक्षी यानी यूरिक एसिड को निकालने के लिए बहुत ही कम पानी की आवश्यकता होती है और ऐसे जीव जंतु यूरिकोटैलिक कहलाते हैं। समझ में आ गया आपको, इतना समझ में आया कि नहीं। इतना अगर समझ में आ गया हो तो अब हम अपना ये स्क्रूटरी सिस्टम यानी कि किडनी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया, चैनल को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दिया हुआ है, जैसे कि ये सब आप जानते होंगे। जब हमारी कोशिकाएं अपना कार्य करती हैं तो कुछ अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालती हैं जो उत्सर्जन कहलाते हैं। ये सब मैंने आपको बता दिया। किस किस रूप में निकालते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। मतलब विषैले पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना ही उत्सर्जन कहलाता है। विषैले पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। अब ये विषैले जो पदार्थ होते हैं ये कई प्रकार से शरीर से बाहर निकलते हैं। या तो वो किडनी के माध्यम से निकलेंगे, या तो वो मूत्र नलिका के यानी यूट्रस के माध्यम से बाहर निकलेंगे। यूरिनरी ब्लैडर भी इसमें भाग लेता है और यूथेरा भी इसमें भाग लेता है। इसमें हमारा स्किन भी भाग लेता है। रुकिए मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करती हूँ। देखिए जो ये हमारा उत्सर्जी पदार्थ है, ये जो हमारा अपशिष्ट पदार्थ है, ये ऑक्सीजन, ये हमारे पसीने के भी माध्यम से बाहर निकलता है। यानी कि जो हमारा स्किन प्रोसेस, जो हमारे स्किन से बाहर निकलता है, पसीना निकलता है, ये भी हमारे शरीर का अपशिष्ट पदार्थ होता है, विषैला पदार्थ होता है। इसको भी निकलना हमारे शरीर से आवश्यक होता है और ये भी हमारे शरीर से बाहर निकलता है तो ये भी उत्सर्जन कहलाता है। देखिए हमने आपको बता दिया कि उत्सर्जन के प्रकार 3 होते हैं, अमीनोटैलिक, यूरोटैलिक और यूरिकोटैलिक। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। अब हम पढ़ते हैं किडनी। देखिए अब जो हमारा उत्सर्जन तंत्र प्रणाली है, जो हमारा
एक्सक्रीटरी सिस्टम है। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है किडनी। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट भाग होता है वो होता है किडनी। यहाँ पे आपको किडनी की बहुत अच्छा सा चित्र बनाया हुआ है, मैंने आपको बताया। मैं आपको बता दूँ, जो किडनी, जो हमारी ये लेफ़्ट किडनी होती है, जो हमारी ये किडनी होती है, ये जो है हमारी लीवर के बाहर से हल्का सा दबी हुई होती है। यहाँ पे लीवर पाया जाता है। जब मैं आपको डाइजेशन सिस्टम पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे लीवर पाया जाता है। इसी के बाहर से हमारी ये किडनी थोड़ी सी दबी होती है, इसलिए ये थोड़ा नीचे होती है, ये थोड़ा ऊपर होती है। ठीक है, देखिए, किडनी मानव उत्सर्जन प्रणाली का मुख्य अंग है। ये मनुष्य के प्राथमिक उत्सर्जन अंग है। इसमें 3 पाए जाते हैं, रीनल कॉर्टेक्स, मेडुला और पेल्विक्स। ये सब देखिए, अब मैं आपको ये सब पढ़ के नहीं समझा रही हूँ, मैं आपको समझा दे रही हूँ कि किडनी क्या होता है। देखिए, एक यहाँ पे चित्र होगा, एक मिनट मैं आपको समझाती हूँ। हाँ, यहाँ पे देखिए, आप बहुत अच्छे से किडनी को समझ पाएंगे। किडनी क्या है, किडनी का क्या कार्य है। तो आपको यहाँ पे 3 चीज़ें दिखाई दे रही होंगी। एक दिखाई दे रहा, ये तो पूरी मान लीजिए किडनी है। ठीक है, ये पूरा क्या है, किडनी है। ठीक है, और इसमें एक पाया गया, आपको दूसरा कलर चेंज कर लेती हूँ। यहाँ पे आपको ये किडनी, एक मिनट रुकिए, देखिए यहाँ पे आपको ये किडनी दिखाई दे रहा है। ये क्या है, किडनी है। ठीक है, ये क्या है, किडनी है। यहाँ पे आपको ये किडनी दिखाई दे रहा है। दूसरा, आपको यहाँ पे यूट्रा दिखाई दे रहा है, यूट्रस यानी मूत्र वाहिनियाँ दिखाई दे रही हैं। तीसरा, आपको यहाँ यूथेरा दिखाई दे रहा है, यूथरा। और यहीं पे आपको दिखाई दे रहा होगा यूरिनरी ब्लैडर। ये 4 चीज़ें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। देखिए क्या होता है, किडनी जो होता है, किडनी, इसी में इम्प्योर ब्लड, जो ब्लड इम्प्योर ब्लड है वो इसी किडनी में आता है। ठीक है, इम्प्योर ब्लड इसी किडनी में आता है। जब ब्लड किडनी में आता है, यही किडनी जो है ब्लड के जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो इस यहाँ से निकाल देता है। ब्लड का जो प्योर ब्लड है उसे शरीर में भेज देता है। आपको यहाँ पे नीली और लाल 2 नलिकाएं दिखाई दे रही होंगी, नीली और लाल 2 नलिकाएं दिखाई दे रही है ना। यहाँ पे आप देखिए, बहुत पतला सा आपको एक रेड कलर की नली दिखाई दे रही है, ये दिखाई दे रहा है आपको ऊपर। ये यहाँ से प्योर ब्लड हमारे शरीर में पहुँच जाता है, और जो इम्प्योर ब्लड है वो यहाँ आता है, किडनी में आता है। यहाँ पे इम्प्योर ब्लड और प्योर ब्लड छान दिया गया। किडनी 2 होती हैं, एक लेफ्ट एक राइट। यहाँ पे इम्प्योर ब्लड और प्योर ब्लड को अलग कर दिया गया। अब यहाँ से प्योर ब्लड हमारे शरीर में चला गया। हमें प्योर ब्लड नहीं पढ़ना, क्योंकि हम एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, उत्सर्जन तंत्र पढ़ रहे हैं। इसमें हम इम्प्योर ब्लड पढ़ेंगे। तो जो हमारा इम्प्योर ब्लड है वो किडनी में, यहाँ इसमें आया, इस किडनी में आया। अब यहाँ से आपको एक दिखाई दे रहा होगा यूटेरा, यूट्रस, यूरेटर यानी कि मूत्र वाहिनियाँ। अब इसी नली के माध्यम से ये आएगा यूरिनरी ब्लैडर में। ये जो हमारा इम्प्योर ब्लड है ये कहाँ आएगा, यूरिनरी ब्लैडर में, यानी कि मूत्राशय में। यहाँ पे आया और यहाँ पे ये स्टोर हो गया, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो गया। अब यूथरा के थ्रू ये बाहर निकल जाता है। क्या मैंने आपको बताया, किडनी में इम्प्योर ब्लड स्टोर हुआ, यूरेटा इसको लेकर गया, और जो ये है यूरिनरी ब्लैडर, इसमें ये एकत्रित हुआ और यूथरा के थ्रू ये बाहर निकल गया, यूरिन बाहर निकल गया। यही यूरिन बाहर निकलने की प्रक्रिया जो है वो उत्सर्जन कहलाती है। अब सवाल बनता है कि जो अशुद्ध रक्त है इसके अंदर अमोनिया होता है, यूरिक होता है, अमोनिया होता है, यूरिक अम्ल होता है। अब आप एक लाइन में पकड़ लिए होंगे कि हमने आपको कहा था यूरिया बाहर निकलता है, तो आप कहेंगे अमोनिया, यूरिक एसिड ये क्यों बोल रही है। मैंने कहा हम निकाले तो यूरिया हैं, लेकिन कुछ मात्रा में यूरिक एसिड भी हमारे शरीर से बाहर निकलता है। ठीक है, आप सोचेंगे कि मैंने आपको बताया कि इसमें क्या क्या निकलता है, ब्लड में क्या क्या निकलता है, तो अमोनिया निकलता है, यूरिक एसिड आपने कहा था, अभी आपने बताया था कुछ देर पहले कि जो हम ह्यूमन होते हैं उसमें यूरिया बाहर निकलता है। हाँ भाई, यूरिया निकलता है, लेकिन कुछ मात्रा में यूरिक एसिड भी बाहर निकलता है। कैसे, मैं आपको बता दूँ, आपने कभी अपने घर में किसी को जॉइंट्स पेन की प्रॉब्लम सुनी होगी, या आसपास सुनी होगी, या हॉस्पिटल में कहीं भी आपने ये सब सुना है, जॉइंट पेन, जॉइंट प्रॉब्लम होती है, जोड़ों में दर्द होता है, तो उसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो यही इसी यूरिक एसिड की होती है। जब ये यूरिक एसिड बढ़ जाता है शरीर में, ये हमारे यूरिया के मतलब हम पानी कम पीने लगते हैं और ये हमारे शरीर से बाहर नहीं निकल पाता है, तो क्या होता है, इसी से जो होता है वो जॉइंट पेन होने लगता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको इतना, उत्सर्जन तंत्र समझ में आ गया। ठीक है, अब हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए, अब इसको निकाला कैसे जाता है, तो देखिए जो हमारा इम्प्योर और प्योर ब्लड है, पहले तो आपको पता होना चाहिए, एक अफेरेटर अरेटरी यानी अभिवाही धमनियाँ जो होती हैं ये इम्प्योर ब्लड लेकर आती हैं। ये क्या करती हैं, इम्प्योर ब्लड लेके आती हैं। इम्प्योर ब्लड में यहाँ पे ये जो आपको बोमेन स्फुट दिखाई दे रहा है, बोमेन कैप्सूल दिखाई दे रहा है, ये मान लीजिए आपने कभी घर में नींबू निचोड़ा हो या कपड़े निचोड़े हों, वही ये ब्लड को निचोड़ने का कार्य करता है। ब्लड से जो हमारा इम्प्योर ब्लड है इससे प्योर ब्लड और
इम्प्योर चीज़ें, जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, उनको अलग करने का कार्य यही बोमेन स्फुट करता है। ब्लड से इम्प्योर चीज़ों को अलग करने का कार्य कौन करता है? ये बोमेन स्फुट करता है। जिस तरह से नींबू निचोड़ने में ताकत लगती है, जिस तरह से आपने कपड़े निचोड़े होंगे आपको ताकत लगी होगी, उसी तरह ये बोमेन स्फुट कैसे निचोड़ेगा? तो यहाँ पे ये ब्लड जो होता है, यहाँ पे जो ये नलिका होती है ये चौड़ी होती है और आगे जाके ये नलिका सक्रिय हो जाती है। जब कोई भी चीज़ प्रेशर से आ रही है और अचानक से सक्रिय हो जाएगी तो यहाँ पे धक्का लगता है और यहाँ पे जालनुमा ये संरचना बना लेती हैं। नलिकाएं क्या होती हैं? ये जालनुमा संरचना बना लेती हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, नलिकाएं जालनुमा संरचना बना ली और यहाँ पे ब्लड प्रेशर से आ रहा अचानक से इस जाल में फंस गया तो यहाँ पे धक्का लगेगा ना। इसी धक्के के माध्यम से, इसी धक्के के प्रेशर से ब्लड, जो इम्प्योर ब्लड है, वो साफ हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? अब जो स्वच्छ ब्लड है वो हमारे शरीर में चला गया। हमारे शरीर में देखिए अलग अलग नलिकाएं, जो लाल रंग की नलिकाएं दिखाई दे रही हैं ये प्योर ब्लड ले जा रही हैं और जो नीले रंग की नलिकाएं दिखा रही हैं ये इम्प्योर ब्लड ले जा रही हैं। अभी जो एक जालीनुमा संरचना, एक जाल तंत्र हमारे शरीर में बना हुआ है। अब जरूरी थोड़ी ना, जैसे आप मान लीजिए कोई चीज़ छान रहे हैं तो ज़रूरी थोड़ी ना कि 100% प्योर ब्लड ही शरीर में जाए। ज़रूरी नहीं है ना कि यहाँ से 100% ही प्योरीफिकेशन हो गया हो सकता है कुछ मात्रा में इम्प्योर ब्लड रह गया हो। तो ये जो अलग अलग नलिकाएं देखिए यहाँ से मिल रही हैं, ये नलिकाएं, ये जो हेनल लूप है, हेनल लूप, ये जो यहाँ से अचानक से आई और यहाँ से मुड़ गई, यही प्रक्रिया हेनल लूप कहलाती है। हेनल लूप में अलग अलग जो है वो नलिकाएं लगी होती हैं, जो यहाँ पे, और जो थोड़ा बहुत इम्प्योर ब्लड रह गया हो अगर इसमें, तो उसको छानने का कार्य करती हैं। आप समझ में आया आपको? उसको छानने का कार्य कौन करती हैं? ये हेनल लूप में उपस्थित नलिकाएं करती हैं। अब यहाँ से इम्प्योर ब्लड जो है वो मूत्र मार्ग के माध्यम से हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। यहाँ पे मैंने आपको बताया इस नली से होते यूरेटर से होते हुए ये कहाँ पे आता है? यूरिनरी ब्लैडर में आता है। यूरिनरी ब्लैडर में यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाता है। समझ में आ गया हो अगर आपको ये सब कुछ? तो एक बार मैं इसमें यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है उसको पढ़ देती हूँ। बेसिक तरीके से बहुत अच्छे से समझाने का कोशिश किया है, लेकिन एक बार फिर से मैं इसको एक इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर आपको समझ में आ जाए तो आपसे रिक्वेस्ट है, बस आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। देखिए हमने आज क्या पढ़ा, उसका निचोड़ मैं आपको देती हूँ। हमने पढ़ा उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र क्या होता है? तो शरीर से अपशिष्ट पदार्थ, यानी कि जो बेकार के पदार्थ है, जिनको हमारे शरीर में कोई यूज नहीं है, उनको बाहर निकालने की प्रक्रिया ही उत्सर्जन कहलाती है। ठीक है, हमारे शरीर से विषैले पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ, बेकार पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। ठीक है, अब इस उत्सर्जन में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं मैंने आपको बताया। इसमें फेफड़ा भाग लेता है, त्वचा भाग लेता है, आंत भाग लेता है, वृक्क भाग लेता है और यकृत भाग लेता है। इसमें ये 5 चीज़ें भाग लेती हैं। त्वचा, फेफड़ा लेता है। फेफड़ा क्या करता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है। त्वचा क्या करता है? ये पसीने के माध्यम से निकालता है। फेफड़ा क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड तथा वाष्पशील पदार्थों का उत्सर्जन करता है। अमोनिया जैसे खतरनाक पदार्थ को यूरिया जैसे कम खतरनाक पदार्थ में बदल देता है। कौन करता है ये काम? फेफड़ा करता है। और त्वचा जो होता है ये पसीना तथा सीबम का उत्सर्जन करता है। ये सब आप अच्छे से जानते होंगे। फिर किडनी जो होती है, किडनी ये हमारे शरीर की सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग होता है। इसकी संख्या 2 होती है। इसका आकार सेम के बीज के समान होता है। प्रत्येक किडनी का भार लगभग 140 ग्राम होता है। ये पूछ लिया जाता है आपसे कि किडनी का भार कितना होता है, तो ये एक किडनी का भार लगभग 140 ग्राम होता है। दोनों किडनी का 140 ग्राम होता है। ठीक है, ब्रिक जो हमारी किडनी होती है ये पेरिटोनियम नामक झिल्ली में बंद होती है। ये जो हमारी किडनी होती है किसमें बंद होती है? पेरिटोनियम नामक झिल्ली में बंद होती है। दाहिनी किडनी यकृत के दबाव में थोड़ा नीचे दबी होती है। मैंने अभी आपको बताया कि दाहिनी किडनी यकृत यानी लीवर के भार से थोड़ा नीचे दबी होती है। ठीक है, ब्रिक का बाहरी भाग उत्तल जबकि भीतरी भाग अवतल होता है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि ब्रिक का बाहरी भाग यानी किडनी का बाहरी भाग कैसा होता है? तो किडनी का ही बाहरी भाग क्या होता है? बाहरी भाग उत्तल होता है जबकि भीतरी भाग क्या होता है? अवतल होता है। ठीक है, ब्रिक के बाहरी भाग के पतले भाग को कॉर्टेक्स कहा जाता है जबकि आंतरिक भाग को मेडुला कहा जाता है। ठीक है, बाहरी भाग को क्या कहा जाता है? कॉर्टेक्स कहा जाता है और आंतरिक भाग को क्या कहा जाएगा? आंतरिक भाग को मेडुला कहा जाता है। बाहरी भाग को कॉर्टेक्स और आंतरिक भाग को मेडुला कहा जाता है। ठीक है, ब्रिक की जो कार्यात्मक इकाई होती है वो नेफ्रॉन होती है। ब्रिक की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है। नेफ्रॉन का यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या है, कार्य क्या है, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया। ये देखिए ये नेफ्रॉन है, यही नेफ्रॉन ब्रिक की कार्यात्मक इकाई होती है। ठीक है, क्या हुआ?
लगभग 30,000 नसें होती हैं जिन्हें नेफ्रॉन कहा जाता है। ठीक है, ब्रिक में जो छोटी छोटी नस्लें होती हैं पतली पतली, जो मैंने आपको भी यहाँ पे दिखाया है, ये जालीनुमी संरचना जो होती है यही नेफ्रॉन कहलाती है। नेफ्रॉन ब्रिक की कार्यात्मक इकाई होती है। मनुष्य के शरीर में उत्सर्जन का वास्तविक जो कार्य होता है ये इसी नेफ्रॉन के द्वारा किया जाता है। अतः आप कह सकते हैं कि नेफ्रॉन उत्सर्जन की इकाई भी होती है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा उत्सर्जन की इकाई क्या है, तो यही नेफ्रॉन ही उत्सर्जन की इकाई होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो मानव शरीर में उत्सर्जन का वास्तविक कार्य इसी नेफ्रॉन के द्वारा होता है। कैसे होता है मैंने आपको भी यहाँ पे बताया कि बोमेन कैप्सूल के द्वारा ब्लड छाना जाता है और ये लास्ट में आ जाता है और यूथेरा के थ्रू बाहर निकल जाता है। ठीक है, प्रत्येक नेफ्रॉन के मुंह पे एक कटोरी या प्लेट नुमा संरचना बोमेन स्फुट होती है। कार्य क्या है ये मैंने अभी आपको समझाया। ठीक है, ये जो कटोरी नुमा संरचना है, एक मिनट, ये जो कटोरी नुमा संरचना है यही क्या होती है? बोमेन स्फुट होती है। ठीक है, बोमेन स्फुट ही रक्त को छानता है यानी कि अल्ट्राफिकेशन करता है। बोमेन स्फुट पदार्थों का पुनः अवशोषण करता है। ठीक है, ब्लड को छानने का कार्य कौन करा? ये बोमेन स्फुट करता है। ब्रिक में रक्त को छाना जाता है, इस क्रिया को डायलिसिस कहते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि ये जो बोमेन स्फुट के द्वारा ब्लड को छाना गया ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो यही प्रक्रिया कहलाती है डायलिसिस कहलाती है। ठीक है, डायलिसिस कहलाती है। अफोन की क्रिया प्रासरण विधि यानी आस्मोसिस मेथड के द्वारा होता है। डायलिसिस नलिकाएं जो कि कृत्रिम अर्धपारगम झिल्ली द्वारा बनी होती हैं, इससे होकर जब रोगी का शुद्ध रक्त अशुद्ध रक्त गुजरता है, जो इसमें उपस्थित नाइट्रोजन, कार्बन है आदि है उत्सर्जित पदार्थ है, इसको अलग कर लिया जाता है। ठीक है, अब देखिए मूत्र यानी कि जो यूरिन होता है इसका निर्माण ब्रिक करता है। यूरिन का निर्माण कौन करता है? ब्रिक करता है। अब इसमें कौन सा कितना पाया जाता है, यहाँ पे मैं एक चार्ट के माध्यम से आपको बताती हूँ। देखिए जो हमारा यूरिन में पदार्थ पाया जाता है वो कौन कौन से हैं। देखिए जल जो है ये 95% जल पाया जाता है यूरिन में। ठीक है, यूरिन में 95% जल पाया जाता है। 0.2% जो होता है वो यूरिया पाया जाता है। प्रोटीन 1.3% पाया जाता है। और बाकी पदार्थ यहाँ पे कौन कौन से यूरिन में पाए जाते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कितने परसेंट पाए जाते हैं। ये भी मेनली आपको 3 चीज़ें ध्यान रखनी, जल 95%, यूरिया 2% और प्रोटीन वसा और शुगर जो है वो 1.3% पाया जाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब यहाँ से आपसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो हमारा यूरिन है उसका पीएच कितना होता है। तो यूरिन का जो पीएच होता है वो 4.8 से लेके 8.4 पीएच तक होता है। ठीक है, यूरिन का पीएच 4.8 से लेके 8.4 पीएच तक होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन बनता है कि जो यूरिन होता है, जो मूत्र होता है, इसका पीला रंग किसके कारण होता है। तो यूरोक्रोम पदार्थ के कारण यूरिन का रंग पीला होता है। कौन से पदार्थ? यूरोक्रोम नामक एक इसमें पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण यूरिन का जो कलर होता है वो पीला होता है। वहीं आपसे पूछा जाएगा अगर कि मल जो होता है इसका रंग पीला क्या होता है, तो इसमें बिलुरुबिन नामक पदार्थ पाया जाता है जिसके द्वारा मल का रंग जो होता है वो पीला होता है। ठीक है, ब्रिक अवशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन मूत्र के माध्यम से कर देता है। ब्रिक जहरीले पदार्थों के प्रभाव को निष्क्रिय कर देता है। ठीक है, ब्रिक में पाया जाने वाला पत्थरी कैल्शियम ऑक्सीलेट का बना होता है। ब्रिक में कभी आपने सुना होगा किसी के स्टोन हो जाता है तो वो किसका बना होता है? ये कैल्शियम ऑक्सीलेट का बना होता है। ठीक है, ब्रिक में पत्थरी का बनना रीनन केलकलाई कहलाता है। ब्रिक में पथरी का बनना क्या कहलाता है? तो रीनल केलकलाई कहलाता है। उम्मीद है आपको उत्सर्जन तंत्र बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर फिर आपको वीडियो पसंद आ गया हो तो आपसे रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर सब कुछ समझ में आ गया हो तो, अगर नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे पूछ लीजिएगा, मैं फिर से समझा दूँगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।